चलो दोस्तों शुरू करते हैं मनोज चित्र कथा की विचित्र जुड़वा। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। सुंदरनगर के राजा शिव सिंह अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहे थे। उनका दिल मारे उत्कंठा के जोर जोर से धड़क रहा था। हे ईश्वर, सब कुशल करना। आज विवाह के 10 वर्षों बाद वह दिन आया है जब सुंदरनगर के इस राजमहल में किसी नन्हे मुन्ने की किलकारियों की आवाज़ गूंजेगी। राज्य की प्रजा को उनका भावी राजा और मुझे एक पुत्र, हाँ मेरा दिल कहता है कि लाजवंती की कोख से पुत्र ही जन्म लेगा। और यह खुशखबरी लेकर धायमा अभी आती तभी। महाराज की जय हो। महाराज के लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। महारानी ने एक साथ 2 सुंदर बालकों को जन्म दिया है। प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद। धायमा, यह लो हार खुशखबरी लाने के लिए। महाराज की जय हो। राजकुमारों की लंबी आयु हो। राजा ने उसी क्षण महामंत्री केशव दत्त को बुलवाया। महामंत्री जी, मैं चाहता हूँ मेरी इस खुशी में पूरे राज्य की प्रजा सम्मिलित हो। ऐसा ही होगा महाराज। और उसी दिन शाम को ढम ढम समस्त नगर निवासियों को महाराज शिव सिंह का शाही निमंत्रण। नगर के प्रत्येक खासो आम के लिए राजकुमारों के जन्म की खुशी में महाराज की तरफ से शाही भोज में उपस्थित होने का अनुरोध है। वाह, मजा आ गया। शाही दावत, यम यम। भाई भाई, मैं तो कल शाही दावत में अवश्य जाऊंगा। मैं भी। ईश्वर राजकुमारों को लंबी आयु प्रदान करे। सरदार ने कहा था, राजमहल में होने वाली किसी भी खास व नई बात की सूचना तुरंत उसे दी जाए। तो क्या राजकुमारों के जन्म की सूचना भी खास है? अगले क्षण गंगवा जबरा डाकू के अड्डे की ओर उड़ा जा रहा था। शिगरी, क्या बकता गंगवा? सरदार, मैं सच कह रहा हूँ। कल राजकुमारों के जन्म की खुशी में राजा की तरफ से शाही दावत भी दी जा रही है। अगर यह बात सच है तो मुझे तुरंत ही यह सूचना शीतल घाटी तक खुद ही पहुंचानी होगी। फिर दुराका, मैं किसी जरूरी काम से कल तक के लिए बाहर जा रहा हूं। तब तक गिरोह का संचालन तुम करोगे। आप निश्चिंत होकर जाए सरदार, मैं सब संभाल लूंगा। फिर उसी क्षण जबरा शीतल घाटी की ओर चल पड़ा। कई घंटों की लगातार यात्रा के बाद दूसरे दिन वह शीतल घाटी की एक विशाल गुफा में पहुंचा। उफ, कितनी भयानक जगह है। पता नहीं भैया यहाँ कैसे रहते हैं। शिगरी, अरे भैया तो साधना में लीन है, मुझे कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और थोड़ी देर बाद जब उस तांत्रिक की साधना भंग हुई। अरे शमशेर, तुम? हाँ भैया, एक बुरी खबर है। क्या बकते हो शमशेर? तुम जानते हो भैरव सिंह के लिए कोई खबर बुरी नहीं, किंतु फिर भी तुम जो कहना चाहते हो कहो। भैया, सुंदरनगर राज्य के एक नहीं, एक साथ 2 उत्तराधिकारी पैदा हो चुके हैं और अब हमारी रही सही उम्मीदें। क्या? भैरव सिंह ने शमशेर की बात बीच में ही काट दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम सुंदरनगर के राजा हैं। सुंदरनगर हमारी रियासत है। न उस पर पहले किसी का हक था, न अब है, न आगे किसी का होगा। किंतु भैया, यदि शीघ्र ही उन सपोलों का कुछ उपाय न किया गया तो हम जिंदगी भर सुंदरनगर के राज शासन का सपना ही देखते रहेंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कहने के साथ ही भैरव सिंह उसी गुफा में एक तरफ रखे एक संदूक की ओर बढ़ा। संदूक से उसने एक डिब्बा निकाला और जैसे उसे खोला, हा हा हो। अगले क्षण, हुक्म मेरे मालिक। लगता है भैया ने तंत्र विद्या में काफी उन्नति कर ली है। गुलाम, तुम्हें अभी सुंदरनगर जाकर राजा शिव सिंह के दोनों नवजात शिशुओं को जिंदा उठाकर यहाँ लाना है। जो आज्ञा मालिक। गुलाम उसी समय सुंदरनगर की ओर उड़ चला। उधर सुंदरनगर में राजकुमारों के जन्म के शुभ अवसर पर खुशियां मनाई जा रही थी। राजा की तरफ से आयोजित शाही दावत में नगर सेठ और दरिद्र सब सम्मिलित थे। राजा शिव सिंह सब अपने हाथों से भोजन कर चुके प्रत्येक गरीब को दान पुण्य कर रहे थे। राजकुमारों की लंबी उम्र हो। जबकि राजमहल के एक विशेष कक्ष में, मेरे बच्चों, तुमने मेरी कोख से जन्म लेकर मेरे गौरव की लाज रख ली है। आज मैं भी अपने आप को पूर्ण नारी कह सकती हूँ। हाँ, तो मुझे इन दोनों बालकों को अपने मालिक के पास पहुंचाना है। फिर हा हा, क्या कौन? अगले क्षण गुलाम ने झपट्टा मारकर रानी की बगल में लेटे दोनों राजकुमारों को उठा लिया। छोड़ दे दुष्ट, मेरे बच्चों को छोड़। पकड़ो पकड़ो। उआ उआ, हा हा। रानी की चीख पुकार सुनकर 3-4 सैनिक और 2 दासियां घबराई हुई जैसे दरवाजे तक पहुंची। अंदर का दृश्य देखकर एक पल के लिए सकते की सी हालत में खड़ी रह गई। हा हा।
और इसी बीच गुलाम दोनों राजकुमारों को उठाए दरवाजे से बाहर निकल गया। मूर्खों, खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसे पकड़ो और मेरे बच्चों को बचाओ, हाय। और जब तक वे बाहर पहुंचे, उआ उआ, हाँ यह क्या? अरे वह तो राजकुमारों को लेकर ऊपर उड़ा जा रहा है। हाय, कोई मेरे लालों को बचाओ, बूहू। और अगले पल गुलाम उन दोनों राजकुमारों को आकाश मार्ग से शीतल घाटी की ओर लिए जा रहा था। और उसी आकाश की बुलंदियों में जादूगरनी बलीना एक विशालकाय गिद्ध के रूप में विचरण कर रही थी। जैसे उसकी नज़र गुलाम पर पड़ी, अरे यह क्या, इतनी बड़ी बड़ी आंखें और साथ में कोमल मांस, आहा मजा आ गया। गिद्ध रूपी जादूगरनी बलीना ने तुरंत हवा में एक कलाबाजी खाई और खचाक आई, उआ उआ। अचानक वह इस हमले से गुलाम के हाथ से एक राजकुमार छूट गया और नीचे गिरता चला गया। ओ दुष्टा, यह तूने क्या किया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ही, अपनी खैर मना, मैं पहले तेरी दूसरी आंख खाऊंगी, फिर इस लड़के का कोमल मांस। ही। ओ, तो इसका मतलब है तू कोई मायावी शक्ति है? तो ले, बच सकती है तो बच, फू। लेकिन अगले पल जादूगरनी के मुंह से पानी की एक मोटी सी धार निकली, फू फू सू सू। अपने पहले आक्रमण को विफल होते देख गुलाम ने अपना विकराल मुंह खोला तो उसके मुंह से एक विचित्र सी शक्ति बाहर निकली और अगले क्षण खचाक आई। यह तो गई काम से, किंतु अब मैं एक राजकुमार के बारे में अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा? इसी तरह की सोच में डूबा गुलाम शीतल घाटी की ओर बढ़ चला। इधर बंजारों की एक टोली में बंजारों की टोली का सरदार हारून और उसकी बेगम पीर बाबा की दरगाह की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। हे पीर बाबा, तेरे फजल से आज मेरी बेगम की जिंदगी बची है और उसी की मन्नत को उतारने यह नाचिज तेरे दर पर आ रहा है, रात सुगम बनाना। हाँ पीर बाबा, वैसे तो तेरा कर्म है, पर एक औलाद की कमी है। बेगम, अल्लाह ताला पर यकीन करो, वह सबकी सुनता है। हाँ, जिस दिन उसने मेरी फरियाद सुन ली, मैं एक सनील की चादर पीर बाबा की दरगाह पर चढ़ाऊंगी। हर शान तुम्हारी अल्लाह हूँ, अल्लाह हो। फिर थोड़ी देर बाद वह बंजारों की टोली चादर लेकर पीर बाबा की दरगाह की ओर बढ़ चली। लेकिन बंजारों की वह टोली अभी कुछ ही आगे बढ़ी थी कि तभी ऊआ धप, हाय अल्लाह, बच्चा। ऊआ, अरे यह बच्चा आकाश से? हाँ, शायद पीर बाबा ने तुम्हारी मन्नत कबूल कर इसे तुम्हें दिया है। पर अब कुछ सोचो नहीं बेगम, जल्दी से इसे अपने सीने से लगा लो, यह तुम्हारी ममता को तरस रहा है। फिर सायदा बेगम ने उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। देखा कैसे चुप हो गया, जैसे तुम ही इसकी माँ हो। और एक बार फिर बंजारों की टोली दुगने हर्षोल्लास के साथ पीर बाबा की दरगाह की ओर बढ़ चली। हर शान तुम्हारी अल्लाह हो, अल्लाह हो। इधर गुलाम ने तांत्रिक भैरव सिंह को जब एक ही राजकुमार सौंपा तो वह चौंक पड़ा। यह क्या, यह तो एक ही है। शमशेर तो कहता था कि दो। मालिक दूसरा आकाश में ही एक शैतानी ताकत के अचानक आक्रमण करने के कारण मेरे हाथ से छूट गया। फिर गुलाम ने उसे गिद्ध रूपी जादूगरनी और उसके अंत की घटना सुना दी। हूँ, तो इसका मतलब एक राजकुमार आकाश से नीचे गिरकर मर गया। चलो यह भी ठीक ही हुआ भैया, अब इस सपोले को भी खत्म कर दो। नहीं, हम इसे मारेंगे नहीं, बल्कि किंतु भैया कहते हैं सपोले को दूध पिलाने से कभी भी वह अपने लिए खतरा बन सकता है। हा हो, खतरा भैरव सिंह के लिए? यह सपोला खतरा? हा हा, इसमें हंसने की क्या बात है भैया, यह तो पुराने लोगों का कहना है। नहीं शमशेर, हम इस सपोले से ही इसके बाप को यानी राजा शिव सिंह को खत्म कराएंगे। हाँ, इसी से हमारा प्रतिशोध पूरा होगा। उस कमीने शिव सिंह की मौत का कारण उसका पुत्र ही बनेगा, तभी तो हमारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। शमशेर, तुम उस अपमान को भूल सकते हो जो उसने पिताजी से हमारा कराया था। उसी कमीने के कारण तो पिताजी ने अपने बड़े पुत्र यानी कि मेरा राज्याभिषेक न कर हमारे सौतेले भाई यानी शिव सिंह को सुंदरनगर का राजा बना दिया था। तुम भूल सकते हो उस अपमान को? मैं नहीं, मैं शिव सिंह को कुत्ते से भी बदतर मौत मरने के लिए मजबूर कर दूंगा। चाहता तो मैं भी यही हूँ, किंतु भैया जरूरी तो नहीं कि आपकी यह योजना कामयाब ही होगी। शमशेर, मेरी योजना उससे कामयाब होगी, यह नहीं तो दूसरी। दूसरी?
हाँ, तुम इस सपोले को एक खतरनाक डाकू बनाओ और इसके मन में राजा शिव सिंह के खिलाफ इतनी नफरत पैदा करो कि यह उसके खून का प्यासा हो जाए। और यदि यह अपने बाप को न मार सका तो हम इसे गिरफ्तार करवा देंगे। फिर राजा शिव सिंह इसे फांसी की सजा देगा और इस तरह हम एक बाप के हाथों उसके ही बेटे को मौत की सजा दिलवाकर अपना प्रतिशोध पूरा करेंगे। वाह भैया, मान गया। क्या शानदार योजना है आपकी। बाप के हाथों बेटे की मौत या बेटे के हाथों बाप की मौत, दोनों में से एक मौत निश्चिंत है। हा हा। ठीक है, अब तुम इस सपोले को ले जाकर एक ऐसा खतरनाक डाकू बनाओ जिसके नाम से इंसानियत भी कांप उठे। और हाँ, अब तुम यहाँ न आना। क्यों? क्योंकि मैं महामाया की आराधना करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आराधना पूर्ण होने तक कोई भी व्यवधान न आए। तो क्या आराधना पूर्ण होने पर आप स्वयं मुझसे संपर्क करेंगे? हाँ, और अब तुम यहाँ से जाओ। फिर राजकुमार को लेकर शमशेर अपने चेहरे पर नकाब चढ़ाकर अपने अड्डे की ओर चल दिया। उसके जाने के बाद महामाया की आराधना प्रारंभ करने से पहले यह जरूरी है कि मैं यहाँ की सभी शैतानी शक्तियाँ समाप्त कर इस गुफा को पूर्णतः शुद्ध साफ कर लूँ। इसके लिए सबसे पहले मुझे इस गुलाम के अस्तित्व को समाप्त करना होगा। फिर भैरव सिंह ने महामाया की मूर्ति के सामने पड़ी थोड़ी सी भस्म उठाई और मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और भस्म गुलाम की ओर उछाल दी। आई। देखते देखते गुलाम एक छोटे से राख के ढेर में बदल गया। फिर भैरव सिंह ने गुफा में बिखरी सारी हड्डियां एकत्रित की और गुफा से दूर बहती एक नदी में बहा दी। फिर गुफा में गाय के गोबर का लेप किया। यदि मैं महामाया को प्रसन्न करने में सफल हो गया तो इस दुनिया में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई दूसरा न होगा। गुफा को पूर्णतः शुद्ध करने के बाद भैरव सिंह महामाया की आराधना में लीन हो गया। ओम महामाया शक्तिम नाकर्ण्यम बता जय। और उधर सुंदरनगर के राजमहल में, स्वामी जैसे भी हो, आप जल्दी ही मेरे बच्चों को मेरे सामने लेकर आइए, वरना मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। हाय मेरे लाल बूहू। धीरज रखो प्रिय, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पूरे राज्य के सैनिक उस विचित्र शक्ति की खोज में लगे हैं। सिर्फ कोशिश ही नहीं स्वामी, आप उन्हें अभी रानी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी। महाराज की जय हो। महामंत्री आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं, उन्हें यही भेज दो। आइए महामंत्री जी, राजकुमारों का कुछ पता चला? महाराज अभी तक तो नहीं, किंतु हमारे प्रयास अभी जारी है। और महाराज से निवेदन है कि आजकल नगर में स्वामी मूलानंद जी आए हुए हैं। उनकी नगर निवासियों में बहुत चर्चा है। सुना है वह त्रिकालदर्शी हैं। मेरे ख्याल से आपको उनसे मिलना चाहिए। हो सकता है उन्हीं के हाथों हमारा कल्याण हो जाए। यदि ऐसी बात है तो हम इसी समय उनसे मिलने जाएंगे। आप तुरंत हमारे जाने की तैयारी कीजिए। स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और कुछ ही देर बाद फिर जब राजा शिव सिंह शांतिवन पहुंचे तो स्वामी जी के चेलों ने उनका स्वागत किया। आइए राजन, सज्जनों, हम स्वामी जी के दर्शनों को आए हैं। अवश्य, किंतु अब आप लोग सिर्फ उनके दर्शन मात्र ही कर सकते हैं। हम समझे नहीं। स्वामी जी परसों से भोलेनाथ की 20 वर्ष की तपस्या के लिए समाधि ले चुके हैं, अतः अब वह सुन नहीं सकते। ओ, तो इसका मतलब हमारा भाग्य ही गर्दिशों में है। एक आस मन में जागी थी, वह भी खत्म हो गई। फिर राजा रानी ने दूर से स्वामी जी के दर्शन किए और निराश व दुखी मन से राजमहल की ओर लौट पड़े। फिर समय अपनी गति से बढ़ता गया और 4 वर्ष बीत गए। बंजारों की टोली में एक राजकुमार सरदार हारून और उसकी बेगम साइदा की देखरेख में बड़ा होने लगा। और जब राजकुमार 8 वर्ष का हुआ तो उसे सारी नटकलाएं सिखाई जाने लगी। वाह, देखा बेगम अपने राका को, देख लेना एक दिन यह अपने अब्बा का नाम रोशन करेगा। अल्लाह तुम्हारी कामना पूरी करे। और उधर जबरा डाकू के अड्डे में दूसरा राजकुमार, सुमेर सिंह, तुम्हें साका को पूरा साकाल बनाना है। जी सरदार। फिर साका, तुम्हें इस बकरे की गर्दन को एक ही वार में काटना है। अभी लो खचाक। मैं फिर वक्त तेजी से गुजरा। साका 19 वर्ष का एक खूंखार डाकू बन गया। साथियों, आज से तुम्हारा सरदार मैं नहीं, साका है। नया सरदार जिंदाबाद। और तुम लोग आज रात सुंदरनगर के प्रमुख व्यापारी चक्करधर के यहाँ साका के नेतृत्व में डाका डालोगे। और साका, वहाँ तुमने कुछ इस कदर लूटपाट करनी है
कि आइंदा लोग तुम्हारा नाम सुनते ही गस खा जाए। ऐसा ही होगा सरदार। फिर उस रात सुंदरनगर के सेठ चक्कर धर के यहाँ खड़ाक। सेठ जल्दी से तिजोरी की चाबी हमारे हवाले करो वरना। डर डाकू। सेठ चाबी। न नहीं मैं गुस्ताख, यह ले साकाल से इनकार करने की सजा। खचाक। नहीं कमीने, तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ले तू भी सती हो जा। खचाक। और देखते देखते साका ने सेठ चक्रधर के परिवार के सब लोगों और नौकरों को मौत के घाट उतार दिया। निकाल लो तिजोरी का सारा माल। और वापस अड्डे पर लौटने पर, खूब, बहुत खूब साका, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। आज की तुम्हारी सफलता पर हम सब जश्न मनाएंगे। फिर हा, आया आया टरिया पे कोई चोर मर गई। हो। फिर शीघ्र ही साका पूरे सुंदरनगर राज्य का अंतक बन गया। बचाओ। हा, लूट लो। आई। खचाक। नहीं, चला दो बस्ती। हा। माँ बचाओ। साका के अंतक से त्रस्त प्रजा राजा शिव सिंह के दरबार में पहुंचने लगी। दुहाई महाराज, साका से हमारी जान माल की रक्षा की जाए वरना हम यह राज्य छोड़ देंगे। साका साका साका, महामंत्री जी हम तंग आ गए इस नाम को सुनते सुनते। क्या हमारे राज्य की सेना इतनी कम या लाचार है कि वह एक डाकू को पकड़ सकने में भी असमर्थ है? सम्मा महाराज, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं किंतु साका आंधी की तरह आता और तूफान की तरह। राजा शिव सिंह ने उसकी बात काटी। नहीं प्रधानमंत्री जी, आप यह हमें नहीं निरीह प्रजा को बताए कि उन्हें लूटने व मारने काटने वाला डाकू साका नहीं, आंधी तूफान है। शायद इसी तरह से प्रजा का हम पर कुछ विश्वास कायम रह सके। जय जी। महामंत्री जी, हमें आपकी सफाई नहीं, साका चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जी मैं बहुत जल्दी साका को इस दरबार में पेश करूंगा। फिर महामंत्री सिर झुकाकर दरबार से बाहर निकल गया और इसी के साथ दरबार बर्खास्त कर दिया गया। और उधर आज मैंने भैरव भैया के निर्देशानुसार इस सपोले को एक खतरनाक डाकू बना दिया है और भैया ने कहा था कि अगले निर्देश के लिए मैं स्वयं तुमसे संपर्क स्थापित करूंगा, किंतु आज 19 वर्ष बीतने पर भी उनकी कोई खबर नहीं है। क्या मुझे खुद उनकी खबर लेनी चाहिए? हाँ, मैं आज ही शीतल घाटी की ओर जाऊंगा। फिर एक दिन की लगातार यात्रा के बाद जब जबरा डाकू शीतल घाटी पहुंचा, ओम महामाया शक्ति, ओ भैया तो अभी भी महामाया की साधना में लीन है। मुझे तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए वरना हो सकता है मेरी उपस्थिति का आभास होते ही भैया की साधना भंग हो जाए। फिर जबरा डाकू उसी समय वापस हो लिया और इधर इधर विभिन्न राज्यों और नगरों में अपनी परंपरा अनुसार घूमती हारून सरदार के नेतृत्व वाली बंजारों की टोली जब अपने देश सुंदरनगर पहुंची तो वहां वार्षिकोत्सव मना जा रहा था। वह मुफ्त का मनोरंजन, मैं तो अवश्य जाऊंगा। मैं भी। शाही मुकाबला। कल होने वाले शाही मुकाबले में देश विदेश के प्रत्येक युवक युवती भाग ले सकते हैं। मुकाबले के विजेता को राजा शिव सिंह अपने हाथों से वीरता चक्र प्रदान करेंगे। आज्ञा से राजा शिव सिंह। और दूसरे दिन, वाह वाह, बहुत खूब, वाह, टन टन। हर बार की तरह इस बार भी पड़ोसी राज्य का भीमा पहलवान एक एक करके सारे मुकाबले जीतता जा रहा था। उफ, क्या हर बार की तरह इस बार भी मेरे राज्य का कोई भी वीर कामयाब नहीं हो सकेगा? वाह वाह। ये महिपाल, देख अपने महाराज कितने विचलित नजर आ रहे हैं। हाँ, उनकी सबसे बड़ी बेचैनी यही है कि क्या उनके राज्य में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो वर्षों से चली आ रही इस पराजय को जीत में बदल दे। थोड़ी देर बाद आशा के अनुकूल भीमा सारी प्रतियोगिता जीत चुका था। है कोई और बहादुर सुंदरनगर में जिसने माँ का दूध पिया हो? कुछ पलों तक मैदान में सन्नाटा छाया रहा। तुम शायद ठीक कहते हो भीमा, सुंदरनगर में अब और कोई माई का लाल नहीं। तुम आगे बढ़ो ताकि हम तुम्हें हर बार की तरह वीरता चक्र प्रदान करें। फिर एक गर्वीली मुस्कान मैदान में चारों ओर डालकर भीमा राजा शिव सिंह की ओर बढ़ा। तभी, ठहरो, अभी इस माई के लाल से भी तो मिलते जाओ भीमा पहलवान। हा, तुम और हमसे टक्कर लोगे? जाओ, पहले जाकर कुछ दिन और दूध पियो, फिर हमसे टक्कर लेना। अभी तुम्हें पता लगता है किसे दूध की जरूरत है किसे नहीं। अरे क्यों आत्महत्या करता है राका? तेरे बगैर तो मैं बिन ब्याही विधवा हो जाऊंगी। चुप बंदरिया,
इसी के साथ राका किसी कुशल नट की भांति हवा में उछला और हवा में कई कलाबाजी खाता हुआ भीमा के ठीक सामने जा पहुंचा। बोलो भीमा, कौन सा मुकाबला पसंद करोगे, तलवारबाजी या दंड युद्ध? लड़के में जोशो खरोश तो है, पर क्या यह भीमा के सामने ठहर सकेगा? हाँ, तो तूने मरने का पक्का इरादा कर ही लिया है, तो चला। फिर भीमा की घूमती निगाहें मैदान के बीच पड़ी कांटेदार भारी गेंदों पर जा टिकी और अगले पल भीमा एक गेंद को उठाकर भयानक अंदाज में घुमाने लगा। या फिर शुरू हुआ एक रोमांचकारी मुकाबला। छन छन। राजा सहित सब दर्शक इस मुकाबले को सांस रोके देख रहे थे। छनाक। हे प्रभु, राका की रक्षा करना। जल्दी ही। छनाक। नहीं। भीमा के एक शक्तिशाली प्रहार से राका के हाथ से गेंद छूट गई। फिर सड़ाक। उफ। आखिर बेचारा भीमा के सामने एक बच्चा ही तो था। भीमा के प्रहार से चोट तो राका को लगी, किंतु दर्द हुआ उधर साका को। आई। क्या हुआ सरदार? पर पता नहीं कलवा, जब मुझे चोट लगती है तो दर्द नहीं होता, पर अचानक कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझ पर बहुत बड़ी चोट की हो। जबकि इधर भीमा ने राका पर फिर वार करना चाहा, पर राका ने उछलकर वह वार बचा लिया। साए। और वार बचाने के साथ ही राका के दाएं पैर की चोट भीमा के मुंह पर लगी। ठक। वाह। फिर जमीन पर आने से पहले ही राका ने हवा में एक कलाबाजी खाई और फिर आई तड़तड़। अब राका ने भीमा को संभलने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। वाह वाह वाह, शाबाश, बहुत खूब नौजवान। शीघ्र ही भीमा किसी गहरे शराबी की भांति झूमने लगा। शाबाश राका। फिर देखते देखते भीमा अचेत होकर जमीन पर ढेर हो गया। शाबाश नौजवान, शाबाश। सबसे पहले हम तुम्हारा परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम राका है। मैं सुंदरनगर के ही एक बंजारों की टोली के सरदार हारून का पुत्र हूँ। वाकई राका, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। पहली बार आज मेरे ही देश के किसी नौजवान ने इस प्रतियोगिता को जीतकर मेरी और इस देश की शान को बढ़ाया है। हम तुम्हें वीरता चक्र के अलावा 500 स्वर्ण मुद्राएं भी पुरस्कार स्वरूप देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, किंतु मैंने इस प्रतियोगिता में धन के लालच से नहीं, अपने देश की आन के लिए भाग लिया था। वाकई नौजवान, तुम बहादुर ही नहीं, देशभक्त भी हो, और देशभक्त होने के नाते तुम्हारा एक और फर्ज बनता है। क्या रानी माँ, आप हुक्म कीजिए। माँ, उप, कितना मीठा व मधुर शब्द है। किंतु एक पल के लिए रानी किसी कल्पना लोक में डूब गई, किंतु शीघ्र ही वह संभली। तुम जैसा बहादुर नौजवान ही अपने देशवासियों को डाकू साकाल के भय से मुक्ति दिला सकता है। जय जी, मैं समझा नहीं। यह तुम्हें हम समझाएंगे राका। फिर राजा शिव सिंह राका को साका डाकू के विषय में बताने लगे और अंत में, राका, हमें यह कहते जरा भी दुख नहीं हो रहा है कि हमारी सारी सेना साका को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने में अयोग्य साबित हुई है। अतः हम चाहते हैं कि तुम जैसा बहादुर देशभक्त साका को गिरफ्तार करने में हमारी मदद करे। अवश्य महाराज, मैं उस दरिंदे साकाल को गिरफ्तार कराने में आपकी सेना की पूरी मदद करूंगा। शाबाश नौजवान, हमें तुमसे यही आशा थी। यदि मेरे दोनों बेटे आज मेरे पास होते तो वह भी इनकी उम्मीद पर इसी तरह खरे उतरते। फिर थोड़ी देर बाद राका राजा से विदा लेकर छमिया के साथ अपने पड़ाव पर लौट गया। इसका अगला भाग है दोस्तों, सारे जहां से ऊंचा, वो भी सुनाएंगे। इसे जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।